जय हिंद बच्चों। आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन वीडियो आपका नहीं आ पाया होगा, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कंप्लीट हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये जो वीडियो है आपका ये हिंदी का पार्ट 2 है। और हिंदी के पार्ट 2 से आपको 36 नंबर, मैं आपको बता दूं कि आपको 36 नंबर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आज सेम बिल्कुल ये जो आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आपको हिंदी की तैयारी करनी है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आपको 36 नंबर पाना है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। कमजोर छात्र बिल्कुल देखेंगे। हम कुछ आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुहावरे से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अगले वीडियो में मुहावरा थोड़ा सा हम बताए थे और उसका लास्ट भी था मुहावरे से ही। तो यहाँ पे स्टार्ट है, कह रहे हैं निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए कि ये जो मुहावरे है या जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। ये 2 नंबर में बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला मुहावरा है कि गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज। इसका अर्थ यही होता है कि दिखावटी परहेज। दिखावटी परहेज को एक मुहावरे का अर्थ है गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे कि रमेश को गाजर का हलवा पसंद है लेकिन गाजर से परहेज है। रमेश जो है उनको गाजर का हलवा तो पसंद है लेकिन जो गाजर है उससे परहेज है। तो यह एक मुहावरा था और उसका हम लोगों ने अर्थ और क्या दिखाया आपको, वाक्य प्रयोग किस प्रकार से लिखते हैं। सेम ऐसे ही पेपर में आपको हेडिंग बना के लिखनी है। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। कहा जाता है कि जैसा करेंगे आप वैसा भरेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कि जैसे को तैसा। कहा जाता है कि जैसे को तैसा भवानी को भैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कि जैसे को तैसा। यानी इसका वाक्य प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग में इसको लिख सकते हैं कि वह सबसे लिए एक गड्ढा। वह यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है कि गलत नहीं हुआ है, हाँ वाक्य प्रयोग ये लिख सकते हैं कि वह सबके लिए गड्ढा खोदता है लेकिन एक दिन वह उस गड्ढे में स्वयं गिर जाता है। ये आपका मुहावरे का अर्थ है कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ यही होता है कि जैसे को तैसा। यानी जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो यही कहेंगे हम लोग कि जो सबके लिए गड्ढा खोदता है लेकिन एक दिन वह उसी गड्ढे में स्वयं गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है गले का हार बनना। गले का हार बनना यानी एक बहुत ही सुंदर एक कहावत भी है, एक मुहावरा भी है कि गले का हार बनना। इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक प्रिय होना। गले का हार बनना यानी क्या कहा जाता है कि अत्यधिक खास होना, अत्यधिक अपना होना, यानी कि प्रिय हो जाना। प्यारे बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग यही करेंगे कि रामानंद सागर जी द्वारा रचित रामायण सबके गले का हार बन गया है। यानी रामानंद सागर जी द्वारा जो रचित रामायण है वो सबके लिए गले का हार बन गया है। अगला आपका मुहावरा है कि आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है कि क्रोध को भड़काना। क्रोध को भड़काना यानी आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध को भड़काना। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे कि तुमने उसे पुरानी बात याद दिलाकर आग में घी डाल दिया। ये आपका मुहावरे का अर्थ है कि तुमने उसे पुरानी याद को दिला के और आग में घी डाल दिया, यानी कि क्रोध को आपने क्या कर दिया, भड़का दिया, तो उसको बंद कर दिया।
ठीक, आगे देखते हैं अगला। अब है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, एक पहला क्वेश्चन आपने देखा कि आपका मुहावरे से था, और दूसरा यही है कि उस मुहावरे से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से है, एक गद्यांश है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश रहेगा, उस गद्यांश को पढ़ करके आप सबको उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से उत्तर देंगे। जैसा कि आपका यही क्वेश्चन है कि पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्या आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती है। हम समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो, दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं, जबकि परिस्थितियों का ठीक ठीक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत हैं तो यदि आप गलत हैं तो हताशा से उबर के लिए साहस से काम लीजिए। प्यारे बच्चों, यह एक गद्यांश है जैसा कि हमने पढ़ा, और इसका आपको आंसर देना होगा। जिसे कह रहा है, पहला इसमें क्वेश्चन यही है कि समस्या का हल कहाँ होता है। समस्या का हल कहाँ होता है, तो हम लोगों ने इस गद्यांश में यही पढ़ा कि समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। जहां से समस्या होती है वहीं से समस्या का हल होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि समस्या का हल कहाँ से होता है, तो उसके जड़ से होता है। दूसरा ये है कि किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है। तो प्यारे बच्चों, कौन सी उपाय करेंगे कि हम लोग की समस्या सुलझ सकती है, तो परिस्थितियों का ठीक ठीक मूल्यांकन करने से हमारी समस्या सुलझ सकती है। हथियार डालने का अर्थ क्या है। हथियार डालने का अर्थ ही होता है कि हार मान लेना। जब हम किसी चीज से हार मान लेते हैं तो इसको कहा जाता है कि हमने अपने हथियार को डाल दिया, या अपने हाथ को क्या कर लिया, ऊपर कर लिया। तो इसको कहते हैं हार मानना। क्या कहते हैं, हार मानना। इस बात को याद रखे रहेगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में एक अपठित गद्यांश दिया रहेगा। उस गद्यांश का आपको आंसर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कंप्लीट आपको 36 नंबर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मन का सही अर्थ चयन करके लिखिए। निम्नलिखित ये जो शब्द है, इस युग्मन का सही अर्थ करके आपको चुनना है। ये आपका 2 नंबर में पूछेगा। जैसे कि युग्मन एक शब्द है, जैसे बात बात है, तो बात बात में 4 आपके ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा इसको पकड़ना है। तो बात बात माने बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विकार और आपका शिकार हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा उस पर आपको टिक करना है। तो बात बात में हम आपको बता दें कि जो बात बात होती है ना, तो बात का अर्थ हो गया बातें, और वात का अर्थ हो गया हवा। यानी बात बात शब्द युग्मन का जो सही अर्थ है वो बातें और क्या हो गया, आपका हवा हो गया। ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं वहन बहन। वहन बहन ये शब्द के जोड़े हैं, और इस शब्द के जोड़े का सही अर्थ क्या है। जैसे दोनों और भागिनी नहीं हो सकता है, बहना और बहिनी नहीं हो सकता है, दोनों और पत्नी ये भी नहीं होगा। वहन अब बहन शब्द का जो अर्थ होता है बहना और भागिनी होता है।
क्या होता है, बहना और भागनी होता है। तो ऐसा शब्द युग्म दिया रहेगा, इस शब्द युग्म का जो करेक्ट आंसर होगा वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन, चलिए आपके अगले जो क्वेश्चन है ख है उसी का, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। ये भी ख कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द दिया रहेगा और उसका 2 अर्थ लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने 3 और 4 अर्थों को लिख दिया है, तो आप इसमें किसी भी 2 को याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हंस हो गया, क्या हो गया, हंस हो गया। तो हंस का अर्थ लिखेंगे, तो हंस एक पक्षी, हंस माने होता है हंसना, हंस का अर्थ हो गया आत्मा, हंस का अर्थ हो गया गुरु। क्या होता है, गुरु। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, तो एक शब्द के मैंने 4 अर्थ लिखा है। हंस का मतलब एक पक्षी, हंसना, आत्मा और क्या हो गया आपका, गुरु हो गया। इसी प्रकार से कपि, कपि माने होता है बंदर, कपि माने होता है सूर्य, कपि माने होता है हाथी, कपि हनुमान जी को भी कहा गया है। कपि का अर्थ क्या होता है, हनुमान भी होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है बाल। तो बाल का अर्थ होता है केस, गेहूं, गेहूं की बाल और क्या हो गया आपका, बालक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है तीर। तीर के 3 अर्थ या 2 अर्थ आप लिखिए, तो हमने 4 लिखा। तीर का अर्थ होता है किनारा, तट, सीमा और क्या होता है आपका, बाढ़ होता है। तो ये किसके अर्थ हो गए आपके, तीर के अर्थ हो गए। अब है बाबू चंद्रमा। तो चंद्रमा का अर्थ होता है शशि, चांद, सुधांशु और क्या हो गया आपका, चंद्र हो गया। तो एक चंद्रमा का अर्थ हो गया शशि, चांद, सुधांशु, चंद्र। तीर का अर्थ हो गया किनारा, तट, सीमा और बाढ़। बाल का अर्थ हो गया केस, गेहूं की बाल और किसको कहते हैं, बालक को। कपि का अर्थ होता है बंदर, सूर्य, हाथी, हनुमान और हंस का अर्थ होता है कि एक पक्षी, हंसना, आत्मा और क्या हो गया आपका, गुरु हो गया। तो आप थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हम 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करके लिखिए। एक वाक्यांश है और एक वाक्य है, मतलब इस वाक्य का एक अर्थ क्या होगा, इसको लिखना है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं, बागी कहते हैं, विश्वासघाती कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, विद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं, आप इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको देशद्रोही कहते हैं, यानी इसने देश के साथ क्या किया, विश्वासघात किया। बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो बहुत कम बोलने वाले को करेक्ट आंसर है मितभाषी बोलते हैं। जो बहुत, मतलब आप समझिएगा, जो बहुत ही कम बोलता है तो बहुत कम बोलने वाले को ही क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, आप इसका जवाब स्वयं देंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम और श्याम बातचीत कर रहा है, नहीं, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ई आपका हो जाएगा। और भी आपके वो कुछ वाक्य हमने दिया है, इसको आप सही बना लेंगे। आज स्कूल में अनेकों बच्चे ने भाग लिया, नहीं, आज स्कूल में अनेक बच्चों ने भाग लिया। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नहीं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तुम मेरे से बात मत करो। इसका आप करेक्ट आंसर बना करके कमेंट सेक्शन में एक बार जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये रस से हैं।
तो ये रस में से इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% बनना तय है, बनना ही बनना है। जैसे है कि वीर रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव के साथ साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस की बात करते हैं कि श्रृंगार रस की डिफिनीशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, अगर हम श्रृंगार रस के डिफिनीशन की बात करें तो श्रृंगार रस में यही होता है, श्रृंगार रस की परिभाषा, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का एक साथ संयोग होता है तो रति नामक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो इसी रस को हम लोग कहते हैं श्रृंगार रस। यानी श्रृंगार रस की इसी रस से उत्पत्ति, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो जब तीन चीज आपको एक साथ दिखाई पड़ जाए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है, तो रति नाम का स्थायी भाव उत्पन्न होगा, उसे ही क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। आपको बहुत हम अच्छा सा एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने का नहीं, लाना तुम ही आना। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है आपका। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो आपको इतना एग्जाम्पल नहीं लिखना है, बस एक फेमस एग्जाम्पल है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ये बात उस टाइम की हो रही है जब भगवान राम मैया सीता को ढूंढ रहे थे, तो पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खग हे मृग, क्या आप लोगों ने मेरे सीता को देखा है। ये वहां की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगला आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने देखा श्रृंगार रस, अब किसकी बात करते हैं हम लोग, वीर रस की। वीर रस किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए हम लोग वीर रस की बात करते हैं तो वीर रस में क्या होगा कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पत्ति होती है, या यही कह सकते हैं कि उत्साह नाम का अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो उसी रस को हम लोग क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। वीर रस में वीरता की बात की जाए, उत्साह चीज की बात की जाए, तो यहाँ पे वीर रस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम्पल है कि बुंदेली हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कितना अच्छा आपका उदाहरण है कि बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। एक और आपका एग्जाम्पल है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है हे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूपो शिवाजी। तो ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम लोग बेस्ट करके सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको इस एग्जाम्पल को पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए पेज समाप्त हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक इस टाइप का प्रश्न एग्जामिनर के मूड के ऊपर होती है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। इसका लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। तो उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि उपमा अलंकार क्या चीज होता है। तो उपमा अलंकार जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से
समानता के आधार पर की जाती है ना, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। इसे याद रखे रहेंगे, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एक आपका एग्जाम्पल है कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, यानी कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, यानी कि यहाँ पर उपमेय सिय का मतलब हो गया सीता, यानी जो सीता का मुख है वह सुंदर है, अर्थात किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो जो सीता का मुख है ना, यानी जो सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, यानी सीता का मुख वो चंद्रमा के क्या है, वो समान है। तो जो सीता का मुख है वह उपमेय है, और जो आपकी चंद्रमा है ना यह उपमान है। क्या है, उपमान है। अब है कि एक बहुत ही अच्छा गाना भी आप लोग सुने होंगे, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, यानी यहाँ पे जो चेहरा है उसकी तुलना किससे की जा रही है, फूल से, यानी कि जो उपमेय है ना हमारा वो चेहरा है, अब बाबू जो उपमान है ना वो फूल है। क्या है, फूल है। तो इस प्रकार से आप उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिख करके आपको उदाहरण देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, उसी तरह यहाँ पे आपका रूपक अलंकार की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी, या हाँ लकड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उपमेय क्या है, यहाँ पर हरी होगा, उपमान क्या होगा, तो हारिल की लकड़ी नहीं है, सॉरी ये क्या होता है आपका लकड़ी है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी हरी हमारा हरी मतलब जो भगवान है वो उपमेय हो जाएंगे, और जो हम लोग का उपमान होगा वह हारिल की क्या हो जाएगी, लकड़ी हो जाएगी। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी इसमें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में जो उपमेय है ना वह राम है, और जो उपमान है ना वह धन है। क्या है, धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें उपमेय क्या है, राम है, और उपमान क्या है प्यारे बच्चों, धन है। तो इस प्रकार से हम लोग रूपक अलंकार को किसी को भी समझा सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहीं पर हमारा रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू आपसे चौपाई अथवा एक चौपाई से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आप चौपाई आप पढ़े होंगे, हम आपको बता भी दे रहे हैं। चौपाई जो होता है एक यह सममात्रिक छंद होता है ना। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती हैं, यति हर एक चरण के अंत में होती है। यति कहाँ होती है, तो हर एक चरण के अंत में होती है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक उदाहरण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अजय कपीस तुम लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यह एक चौपाई है, और चौपाई पे आपको मात्रा लगाने के लिए आपको छंद पढ़ना पड़ता है कि कब लघु लगाते हैं और कब का होता है गुरु होता है। तो मात्रा लगाना भी हम आपको सिखा देंगे। इस चौपाई में देखिए हमने मात्रा को लगाया है, और प्रत्येक चरण में आपने जाना कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 आप लोग की क्या होती है, मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से
ये है हो गया आपका चौपाई, और चौपाई भी आपसे पूछ लिया जाता है, सोरठा भी आपसे पूछ लिया जाता है, और छंद सहित लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण मतलब मात्रा लगा करके हम लोगों को बताना होता है। ये बिल्कुल फिक्स है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन है, पत्र लेखन की बात आती है कि सर पत्र किस प्रकार से लिखेंगे। तो पत्र तो लगभग आप लोगों को लिखना आता भी होगा और नहीं भी आता होगा, थोड़ा अपने सीरीज से देख लीजिएगा, या तो एक हम स्पेशल वीडियो इसके लिए बना देंगे। पत्र लेखन एक कंप्लीट बाबू 36 नंबर हम आपको पढ़ा रहे हैं। पत्र लेखन में किस पर पत्र लिखने के लिए आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पत्र लिखने के लिए कह दे कि किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रबंधन को एक आवेदन पत्र लिखना। दूसरा आ सकता है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। अपने मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो पत्र इन 3 चीजों पे आता है लिखने के लिए। अगर आपको अगर इन 3 चीज पे पत्र लिखने के लिए प्रैक्टिस है, पत्र लिखना आता है, तो आप निश्चय ही मानिए प्यारे स्टूडेंट कि आप किसी भी टाइप का अगर लिखने के लिए पत्र आ जाएगा तो आप उसे लिख सकते हैं। तो इस पर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं निबंध लेखन की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं। निबंध लेखन में किन किन चीजों पे निबंध लिखने के लिए आता है। तो निबंध लेखन के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें। जैसे पहला आता है कि भारत में आतंकवाद समस्या और उसका समाधान क्या है। दूसरा कृषक जीवन की त्रासदी पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। जीवन में खेल कूद का महत्व क्या है। मेरे प्रिय साहित्यकार, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और उसका समाधान क्या है, और बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान क्या है। तो इतने टॉपिकों पे आप लोगों को निबंध लिखने के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण का 36 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आप अर्जित करेंगे, अगर इतना आपका टॉपिक तैयार होगा तो आप अवश्य ही तैयार कर लेंगे। तो ये आज रही आपकी हिंदी की पार्ट 2 की क्लास। तो हर क्लास के अंत में हम आपसे कहते हैं कि आप कापी और कलम वीडियो जब देखिए तो कापी और कलम साथ में लेकर बैठिए, और जो जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो को स्किप करके, चाहे आप मेरे स्पीड को बढ़ा सकते हैं और स्पीड को बढ़ा करके, और स्पीड अगर तेज पढ़ा रहे होंगे तो उसको धीमे करके वीडियो को देख सकते हैं। और मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, चाहे पसंद हो, तो आप इसको लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी है। और यदि आप इससे सहमत हैं तो आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिससे आप पढ़ रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो अगर हम आपको अपलोड करें तो पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। अब इससे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।